ये सच्ची घटना है साइबेरिया की उस जेल से भागे कैदियों की, जहां से भागना आसान था लेकिन बाहर हर कदम पर मौत खड़ी थी। हजारों किलोमीटर तक फैले बर्फ के पहाड़, घने जंगल और कभी न खत्म होने वाला रेगिस्तान, जहां भूख, प्यास और थकान धीरे धीरे उन्हें मौत की तरफ खींच कर ले जा रही थी। और आज की कहानी में हम यही देखने वाले हैं कि क्या वो इन नामुमकिन हालात को पार कर पाएंगे या किसी पर रहम न दिखाने वाली कुदरत उन्हें जिंदा निगल जाएगी। ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला किया और हजारों लोगों को कैद करके जेल में डाल दिया। उन्हीं में से एक आर्मी ऑफिसर जेनिस भी था, जिस पर जासूसी का आरोप लगाया गया। उससे कागजों पर साइन करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारे आरोपों से इनकार कर देता है। तभी वहां बैठा ऑफिसर उसकी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। जेनिस की पत्नी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो उससे नजर नहीं मिला पा रही थी। उसकी झुकी हुई पलकों से आंसू बह रहे थे। ऑफिसर जेनिस की पत्नी से पूछता है कि तुम अपने पति के बारे में क्या जानती हो। वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि मेरा पति जासूस है जो सेना के राज दुश्मनों को बेचता है। उस पल जेनिस कुछ नहीं कह पाता, बस वो अंदर से टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी पत्नी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगी तो ये लोग उसके माता पिता को गोली मार देंगे। जिसके बाद जेनिस को 20 साल की सजा सुनाई जाती है और उसे साइबेरिया की एक खतरनाक जेल में भेज दिया जाता है। इस जेल को ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां से अगर कोई भी भागने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होगी, क्योंकि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर तक सिर्फ जंगल और बर्फीले पहाड़ फैले हुए थे। जेल पहुंचते ही लोगों की हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि यहाँ हड्डी कपा देने वाली ठंड किसी की भी जान ले सकती है। तभी वहाँ का जेलर सामने आता है और भारी आवाज में कहता है कि यहाँ से भागने की कभी सोचना भी मत, क्योंकि अगर हमारी नजर तुम पर पड़ गई तो हम तुम्हें वहीं गोली मार देंगे। और क्योंकि यहाँ जेल की दीवारें न होने की वजह से भागना बहुत आसान है, लेकिन जिंदा बचना नामुमकिन, क्योंकि यहाँ सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि पूरा इलाका ही तुम्हें कैद करके रखेगा। हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ और जंगल, जहाँ कुदरत कभी किसी पर रहम नहीं करती। अगर ठंड से बच भी गए तो यहाँ के लोग तुम्हें मार देंगे, क्योंकि हर कैदी के सिर पर इनाम रखा गया है। और अगर उनसे भी बच गए तो आगे रशियन सिपाही तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर सभी खामोश हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहीं रहो और भागने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। इतना कहने के बाद सभी कैदियों के बाल काटे जाते हैं और उन्हें कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि लोग कपड़ों के लिए भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। रात होते ही खाना बांटा जाता है और हर कोई उस लाइन में खड़ा था। कई कैदी तो खाने की कमी की वजह से इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें रात में दिखना भी बंद हो गया था। वहीं एक बूढ़ा आदमी भूख से तड़प रहा था। तभी मिस्टर स्मिथ के हाथ से ब्रेड का एक टुकड़ा नीचे गिरता है। बूढ़ा आदमी उसे उठाने जाता है, लेकिन स्मिथ उसे पैर से दबाकर वापस उठा लेता है। वो बूढ़ा उसके सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन स्मिथ की आंखों में कोई रहम नहीं था। वो बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। ये सब जेनिस देख रहा था, इसलिए वो अपना खाना उस बूढ़े को दे देता है। तभी स्मिथ उसकी तरफ देखकर कहता है, अगर यहाँ जिंदा रहना है तो पहले अपना पेट भरो, क्योंकि यहाँ दया दिखाओगे तो भूख तुम्हें बहुत जल्दी मार देगी। जेनिस धीरे से कहता है, जरा इसकी उम्र तो देखो। तब स्मिथ उसकी आंखों में देखकर जवाब देता है, उम्र तो मेरी भी हो गई है, लेकिन मैं सुबह का सूरज देखूंगा, पर ये नहीं देख पाएगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी जेनिस के पास खबारो नाम का एक कैदी आकर उससे कहता है कि सारे अमेरिकन ऐसे ही होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जेनिस उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी खबारो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो। जेनिस कहता है कि मुझ पर जासूसी का आरोप लगाया गया है। ये सुनकर खबारो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं एक एक्टर था और एक फिल्म में मैंने एक अमीर आदमी का किरदार निभाया था, लेकिन उस किरदार को मैंने इतना ज्यादा अमीर दिखा दिया कि फिल्म रिलीज होते ही मुझे गिरफ्तार करके 10 साल की सजा सुना दी गई, क्योंकि उन्हें डर था कि मेरी फिल्म उनके काले धंधों का सच सबके सामने ला देगी। और पिछले 1 साल से मैं यहीं पर सड़ रहा हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और बेबसी भी। फिर दोनों वहां से अंदर चले जाते हैं। यहाँ अलग अलग देशों से आए कैदी थे। कोई चोर था, कोई कातिल, और कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल बेगुनाह थे। और उन्हीं में से एक था वोल्का, एक खतरनाक आदमी जो कभी बाहर एक गुंडा हुआ करता था। वो इस वक्त जुआ खेल रहा था और उसके आसपास खड़े लोग उससे साफ डर रहे थे। जेनिस उसे देखता है तो खबारों तुरंत चेतावनी देता है, उससे कभी पंगा मत लेना, वो इस जेल का सबसे खतरनाक आदमी है। और तभी वोल्का अपना खेल जीत जाता है और सामने वाले आदमी से कहता है, अब मुझे तुम्हारा कोट चाहिए। लेकिन जैसे ही वो आदमी मना करता है, वोल्का बिना सोचे अपना चाकू निकालता है और वहीं सबके सामने उसे मार डालता है। एक पल के लिए पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है और उसी पल सबको समझ आ जाता है कि यहाँ गलती की कोई कीमत नहीं।
यहाँ हर फैसला जान ले सकता है। इसके बाद समय धीरे धीरे बीतने लगता है और सभी कैदी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग पुल बना रहे थे तो कुछ खदानों में मौत के बीच काम कर रहे थे। तभी जेनिस दूर पहाड़ की चोटी को देखता है और खबारों से पूछता है कि क्या आज तक कोई यहाँ से भागा है। खबारों बिना उसकी तरफ देखे जवाब देता है, आज तक कोई नहीं, और तुम भी मत सोचना, क्योंकि यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला जिंदा नहीं बचता। लेकिन जेनिस के दिमाग में अब ये सवाल बैठ चुका था और उसी रात जब बाकी कैदी सो रहे होते हैं, खबारों चुपके से जेनिस को बाहर ले जाता है और कहता है कि कुछ लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं और मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो डरता ना हो, और अगर तुम मेरा साथ दो तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी जेनिस पूछता है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि चारों तरफ तो दुश्मन फैले हुए हैं। तब खबारों कहता है, हम बॉर्डर पार करके मंगोलिया जाएंगे, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। हजारों किलोमीटर का सफर है और हमें सर्दियां खत्म होने का इंतजार करना होगा, वरना बाहर की ठंड हमें जिंदा मार देगी, और तब तक हमें खाना भी जमा करना होगा, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। जेनिस कुछ पल सोचता है और फिर कहता है, अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें और भरोसेमंद लोगों की जरूरत पड़ेगी, और उसी पल ये टीम बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद सब धीरे धीरे तैयारी करने लगते हैं। काम के बीच चोरी छिपे खाना जमा किया जाता है और वक्त धीरे धीरे बीतता जाता है। तभी एक दिन उन्हें खदान में काम के लिए भेजा जाता है, जहां जेनिस, स्मिथ और खबारों भी शामिल होते हैं। लेकिन वहां की जहरीली गैसें और घुटन इंसान के दिमाग को तोड़ने के लिए काफी थीं, और तभी जेनिस को अपना घर दिखने लगता है। एक पत्थर और उसके नीचे छिपी चाबी, वो उसकी तरफ बढ़ता है जैसे वो सच हो। लेकिन तभी एक गार्ड उसे गोली मारने वाला होता है और आखिरी पल पर स्मिथ उसे बचा लेता है। उस पल साफ हो जाता है कि अब जेनिस का दिमाग इस नरक को सहन नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे सर्दियां शुरू होती हैं, एक खतरनाक तूफान पूरे इलाके को ढक लेता है और जेनिस समझ जाता है कि यही सही मौका है यहाँ से भागने का, क्योंकि इस तूफान में उनके पैरों के निशान भी छुप जाएंगे। वो खबारों को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार खबारों डर जाता है, क्योंकि वो इस तूफान में बाहर नहीं जाना चाहता था। तब जेनिस उसे पूरी प्लानिंग बताता है कि आज रात हम बिजली सप्लाई काट देंगे और भाग जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये बात वोल्का भी सुन रहा था, और रात में सोते समय वोल्का जेनिस के गले पर चाकू रख देता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो अभी यहीं खत्म कर दूंगा। उस पल जेनिस समझ जाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, और वो उसे भी अपने साथ शामिल कर लेता है। फिर आधी रात होते ही वो बिजली काट देते हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर मौत के उस नरक से भाग निकलते हैं। लेकिन तभी गार्ड्स को पता चल जाता है कि कुछ कैदी जेल से भाग चुके हैं, और वो तुरंत ही उनका पीछा शुरू कर देते हैं। लेकिन बाहर इतना भयानक तूफान था कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मजबूर होकर वो शिकारी कुत्तों को पीछे छोड़ देते हैं। उधर कैदियों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जानते थे कि अब रुकना मतलब मौत को बुलावा देना है, इसलिए वो बिना पीछे देखे भागते रहते हैं। बर्फीली हवाएं उनके चेहरे को काट रही थीं, सांस लेना मुश्किल हो रहा था और शरीर जवाब दे रहा था। फिर भी वो रुकते नहीं, पूरी रात चलते रहते हैं, और जब सुबह होती है तो वो उस नरक से काफी दूर निकल चुके होते हैं। लेकिन असली सफर अब शुरू होने वाला था। सुबह होते ही वो आगे की योजना बनाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक झील तक पहुंचना होगा और वहीं से मंगोलिया जाने का रास्ता मिलेगा। लेकिन समस्या ये थी कि वो झील यहाँ से कई हफ्तों की दूरी पर थी और उनके पास न तो इतने दिनों का खाना था और न ताकत। फिर भी वो चलना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे कमजोर कदमों के साथ। हर कदम भारी होता जा रहा था। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि शिकार मिलना नामुमकिन था, और जो थोड़ा बहुत खाना उनके पास था वो भी खत्म होने लगा। अब उनके साथ सिर्फ भूख, थकान और डर चल रहा था। चलते चलते वो एक जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां वो आग जलाने के लिए सभी लकड़ियां इकट्ठा करने निकलते हैं। लेकिन उनके ग्रुप में एक आदमी ऐसा था जिसे रात में दिखाई नहीं देता था, और अंधेरा होते ही वो रास्ता भटक जाता है। बाकी लोग उसे आवाज देते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाती, और वो अकेला उस बर्फीले जंगल में रात भर भटकता रहता है और ठंड से कांपता हुआ आखिर में हारकर एक जगह बैठ जाता है। अगली सुबह जब सब उसे ढूंढते हैं तो वो वहीं कुछ ही दूरी पर मिल जाता है, लेकिन उसे ठंड ने जमाकर मार दिया था। उस पल सबके अंदर एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इस सफर में मौत कभी भी किसी को भी चुन सकती है। वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं और भारी दिल के साथ फिर आगे बढ़ जाते हैं। समय बीतता जाता है और उनका खाना खत्म हो जाता है, इसलिए वो कीड़े मकोड़ों को खाने लगते हैं। लेकिन ये सब उनके लिए काफी नहीं था। तभी वोल्का जेनिस के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जिंदा रहने के लिए उन्हें किसी एक कमजोर को मारकर खाना पड़ेगा, और ये सोच ही इस सफर को और भी डरावना बना देती है।
इसी बीच उन्हें कुछ भेड़िए की आवाज सुनाई देती है जो एक मरे हुए जानवर को खा रहे थे। इसलिए ये लोग उन भेड़ियों को भगा देते हैं और खुद उस मांस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि अब वो इंसान नहीं रहे, सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समस्या अब भी वही थी, आगे का रास्ता उन्हें नहीं पता था। जेनिस सबको देखता है, थके हुए, टूटे हुए, और समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो सब यहीं मर जाएंगे। इसलिए वो फैसला करता है कि वो अकेले आगे रास्ता ढूंढने जाएगा, और जाते हुए कहता है कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ। और बिना पीछे देखे वो निकल पड़ता है, अकेले उस बर्फीले नरक में। हर कदम पर मौत थी। भूख से बेहाल वो पेड़ों की छाल खाकर खुद को जिंदा रखता है और 3 दिन तक लगातार चलता रहता है। और आखिरकार उसे वो झील दिखती है जो उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो किसी तरह वापस लौटता है और अपने साथियों को ये खबर देता है, लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो खुद मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। फिर भी वो सबको हिम्मत देता है और सभी एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सभी सतर्क हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनके सामने एक लड़की आती है। वोल्का उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिस उसे रोक देता है और पूछता है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? लड़की कांपती हुई आवाज में बताती है कि वो पोलैंड से है और रशियन सैनिकों ने उसके माता पिता को मारकर मुझे लेबर कैंप में डाल दिया था, लेकिन वो वहां से भाग कर आई है और अब वो उनके साथ जाना चाहती है। लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि लड़की की वजह से इनकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है, जो उन्हें और भी मौत के करीब लेकर जाएगी। इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक नदी नजर आती है। तब ये लोग खुश हो जाते हैं और इन्हें यहीं पर दलदल में एक जानवर फंसा हुआ मिलता है। इसलिए ये लोग उसे बाहर निकालते हैं और उसे भूनकर खाने लगते हैं। लंबे समय बाद उन्हें पेट भर खाना मिलता है और तभी उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने उस लड़की को जंगल में अकेला छोड़कर गलत किया है। इसलिए वो उसे भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। अगली सुबह ये सारे लोग नदी में अपने कपड़े धोने लगते हैं और अपने बाल और दाढ़ी भी काटते हैं, क्योंकि ये लोग जल्दी ही एक गांव में पहुंचने वाले हैं और ये लोग नहीं चाहते कि गांव वालों को पता चले कि ये लोग जेल से भाग कर आए हैं। लेकिन अब उनके सामने एक और खतरा था, वो जमी हुई नदी जिसकी बर्फ कभी भी टूट सकती थी। इसलिए वो इसे तैर कर पार करने का फैसला करते हैं। लेकिन लड़की हल्की थी, इसलिए वो बर्फ के ऊपर चलने लगती है और उसे देखकर बाकी लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर डर था कि कहीं बर्फ टूट ना जाए, लेकिन किस्मत इस बार उनका साथ थी और देखते ही देखते वो उस खतरनाक नदी को पार कर लेते हैं। तब स्मिथ उस लड़की से उसके परिवार के बारे में पूछता है और वो अपनी कहानी बताते हुए रोने लगती है। लेकिन स्मिथ उसकी बातों को ध्यान से सुनकर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसके माता पिता मर चुके हैं और वो इस दुनिया में अकेली है। इसलिए वो लड़की को समझाता है कि आगे से हमसे झूठ मत बोलना। और फिर 3 दिन के सफर के बाद ये लोग एक गांव के पास पहुंचते हैं। सभी की हालत भूख से खराब थी, इसलिए वोल्का कहता है कि हमें यहाँ से खाना चुरा लेना चाहिए। लेकिन बाकी लोग तुरंत मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गांव वालों को शक हो गया तो वो उन्हें सीधे रसियन के हवाले कर देंगे। इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन रात होते ही उन्हें एहसास होता है कि वोल्का उनके साथ नहीं है और तभी सबके मन में डर बैठ जाता है। कोई कहता है कि वो जरूर रसियन के पास चला गया होगा, कोई कहता है कि वो सैनिकों को लेकर लौटेगा। माहौल में शक और डर फैल जाता है। लेकिन तभी अचानक वोल्का वापस आ जाता है और कहता है कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए वो शिकार पर गया था। वो कुछ मछलियां और एक जानवर लेकर आया था और लंबे समय बाद सभी को पेट भर खाना मिलता है। सुबह होते ही वो फिर आगे बढ़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन अब वो ज्यादा समय छुपकर बिताते हैं और जब वो छुपे होते हैं तो उन्हें मच्छर बुरी तरह काटने लगते हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें लगने लगता है कि इतनी मुश्किलों के बाद वो इन मच्छरों से ही मर जाएंगे। तभी उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं और अजीब बात ये थी कि उन लोगों को मच्छर बिल्कुल नहीं काट रहे थे। उनके ग्रुप का एक आदमी भागकर उनके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें मच्छर क्यों नहीं काट रहे। लेकिन बाकी लोग डर जाते हैं कि कहीं ये लोग रसियन को खबर ना दे दें। लेकिन वो आदमी उसे एक जड़ी गले में पहना देता है और उसके बाद मच्छर उसे भी काटना बंद कर देते हैं। इसलिए वो सभी लोगों को वही जड़ी पहना देता है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। अब उन्हें प्लान के अनुसार रात होते ही बॉर्डर पार करना था। इसी बीच वो लड़की सबके बारे में जानने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि स्मिथ के 17 साल के बेटे को रसियन ने मार दिया था, जिससे बाकियों को बहुत दुख होता है। कई महीनों से चलते चलते उनके पैर छिल चुके थे, इसलिए लड़की स्मिथ के घाव साफ करती है और उन पर पट्टी बांधती है और धीरे धीरे चलते हुए वो मंगोलिया बॉर्डर के करीब पहुंच जाते हैं। अब बस एक कदम और वो आजाद हो सकते थे, इसलिए वो रात होने का इंतजार करते हैं। लेकिन तभी वोल्का जेनिस से कहता है कि वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यही जमीन उसका घर है, और इतना कहकर वो उन्हें छोड़कर चला जाता है।
बाकी लोग बिना पीछे देखे आगे बढ़ते हैं और बॉर्डर पार कर लेते हैं। उस पल सबके चेहरों पर राहत और खुशी होती है। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब वो सुरक्षित हैं। लेकिन बुरी किस्मत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और जैसे ही वो मंगोलिया पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि अब ये भी एक कम्युनिस्ट देश बन चुका है और ये देखते ही उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है। अब उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। तभी उन्हें एक बौद्ध मंदिर दिखाई देता है। वो वहां शरण लेने पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि मंदिर को तोड़कर सभी साधुओं को मारकर दफना दिया गया है। ये देखकर उनका डर और बढ़ जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें चीन जाना चाहिए, लेकिन स्मिथ बताता है कि चीन भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट कंट्री है और अभी चीन और जापान के बीच युद्ध चल रहा है। और फिर सब समझ जाते हैं कि अब एक ही रास्ता बचा है, तिब्बत के रास्ते हिमालय पार करके भारत जाना। ये फैसला मुश्किल था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं था, इसलिए वो भारत की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक उनके सामने कुछ चीनी सैनिक आ जाते हैं और उन पर हथियार तान देते हैं। उस पल सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन जेनिस उन्हें शांत रहने को कहता है और स्मिथ आगे बढ़कर कहता है कि ये उसकी बेटी है और वो सब गरीब अमेरिकन हैं जो तीर्थ यात्रा पर तिब्बत जा रहे हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद सैनिक उन्हें जाने देते हैं और वो एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकलते हैं। लेकिन कई दिनों के बाद वो एक विशाल बीहड़ के पास पहुंचते हैं जिसे पार करने में कई हफ्ते लग सकते थे और यहाँ न पानी था न खाना और गर्मी इतनी भयानक थी कि उनकी बॉडी से हर बूंद पानी खींच रही थी। ठंड से बचकर निकले ये लोग अब गर्मी में जल रहे थे और उन्हें समझ आ गया था कि असली सफर तो अब शुरू हुआ है। उसी समय सबके बीच बहस शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि हमें दिशा बदलनी चाहिए, लेकिन जेनिस साफ कहता है कि हम दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं और अब हम किसी और दिशा में नहीं जा सकते। तभी स्मिथ कहता है कि उसे पूर्व दिशा में पेड़ दिखाई दे रहे हैं और वहां पानी हो सकता है, लेकिन जेनिस उसे आंखों का भ्रम बताकर वहां जाने से मना करता है। लेकिन स्मिथ कहता है कि अगर हमें जल्द पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे और आखिरकार जेनिस को उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद किस्मत उनका साथ देती है और उन्हें सच में पानी मिल जाता है। उस पल जैसे सबको नई जिंदगी मिल जाती है। वो खूब सारा पानी पीते हैं और गर्मी शांत करने के लिए नहाकर सभी लोग वहीं आराम करते हैं। कई हफ्तों के बाद वो पहली बार थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। रात में कुछ लोगों का मानना था कि हमें यही पानी के पास रुक जाना चाहिए, लेकिन जेनिस मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि पानी से ज्यादा जरूरी खाना है। इसीलिए अगले दिन वो पानी भरकर आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एक अंतहीन रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ ही देर में एक भयानक रेत का तूफान आता है और ये तूफान इन्हें अंदर से तोड़कर रख देता है क्योंकि इनके पास जितना भी पानी था वो सारा बर्बाद हो जाता है और अब ये लोग उस कुएं तक वापस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि रेत के तूफान ने उनके पैरों के निशान भी मिटा दिए थे। प्यास फिर से उन्हें तोड़ने लगती है। सबसे ज्यादा हालत खराब होती है उस लड़की मरीना की, क्योंकि वो बार बार गिरकर बेहोश हो जाती थी। उसके पैर सूज चुके थे, लेकिन फिर भी वो चलती रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये लोग उसकी वजह से कमजोर पड़ें। लेकिन तभी जोरोन उसे गोद में उठाकर चलने लगता है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उसका शरीर जवाब दे देता है और वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है और एक खामोशी छा जाती है क्योंकि सबको पता था कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब वो पानी नहीं पीते, बस होंठ गीले रखते हैं ताकि किसी तरह जिंदा रह सकें। लेकिन बिना खाना और पानी के इस तपते रेगिस्तान में उनका बचना अब नामुमकिन लगने लगा था। सभी की चाल धीमी पड़ चुकी थी। उनके पैरों से खून बह रहा था। शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। फिर भी कोई हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन आखिर कमजोर शरीर कब तक साथ देता। इसलिए फिर एक और साथी की मौत हो जाती है और बाकी भी मौत के बहुत करीब पहुंचते जा रहे थे। कई हफ्तों से भूखा स्मिथ भी आखिरकार गिर जाता है और अब वो उठने की हालत में भी नहीं था। इसलिए जेनिस उसकी मदद करता है और एक और रात बिना खाए पिए निकल जाती है। लेकिन सुबह होते ही जोरोन को एक सांप दिखाई देता है और वो उसके पीछे भागता है क्योंकि उनके लिए वो सांप सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद था। लेकिन उसका पीछा करते हुए उन्हें कीचड़ में थोड़ा सा पानी मिल जाता है और उस पल सभी लोग उस गंदे पानी को चाट चाट कर अपनी प्यास बुझाने लगते हैं। फिर वो सांप को पकड़कर मार देते हैं और उसे पकाकर आपस में बांटकर खाते हैं ताकि आगे बढ़ने की ताकत मिल सके। रात में स्मिथ जेनिस से कहता है कि मुझे यहीं छोड़ दो। वो कहता है कि वो अपने बेटे की मौत का गुनहगार है क्योंकि वो उसे रूस लेकर गया था जहां सैनिकों ने उसे गोली मार दी और तब से वो खुद को माफ नहीं कर पाया। लेकिन जेनिस उसे छोड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी ने भी मजबूरी में उसके खिलाफ गवाही दी थी और अगर वो उससे मिले बिना हार मान गया तो वो भी इस दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाएगी।
जेनिस की ये बात स्मिथ के अंदर ताकत भर देती है और अगली सुबह वो फिर से उठकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एक दिन के सफर के बाद उन्हें एक नदी मिलती है और पानी देखकर जैसे सबकी जान वापस आ जाती है। वो जी भर कर पानी पीते हैं, नहाते हैं और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और एक बार फिर वो अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। और एक सुबह उन्हें एहसास होता है कि वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच चुके हैं। उस पल उन्हें पहली बार लगता है कि शायद वो सच में बच सकते हैं। वो चढ़ाई शुरू करते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद वो हिमालय तक पहुंच जाते हैं और उसे पार करके तिब्बत में दाखिल होते हैं। वहां एक आदमी उनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उनके पास आता है, लेकिन डरने की जगह वो उनका स्वागत करता है और उन्हें अपने गांव ले जाता है। वहां के मोंक उनका इलाज करते हैं, उन्हें खाना देते हैं और लंबे समय के बाद वो सुकून से सोते हैं। वही एक मोंक के जरिए स्मिथ अमेरिका अपनी एम्बेसी से बात करता है और वो अमेरिका लौट जाता है और बाकी दोनों साथी यहीं रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन जेनिस पोलैंड नहीं जा सकता था क्योंकि वहां उसे कम्युनिस्ट लोग गोली मार देंगे, इसलिए वो भारत जाना चाहता था। लेकिन उसे बताया जाता है कि सर्दियों में पहाड़ पार करना मुश्किल है, इसीलिए उसे 3 महीने का इंतजार करना होगा। लेकिन जेनिस अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि जिसने हजारों किलोमीटर के साइबेरिया के पहाड़ और जंगल पार कर लिए, वो अब और नहीं रुक सकता था। इसलिए वो अकेले ही भारत के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी वोल्टर और जोरोन भी उसके पीछे आ जाते हैं। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वो सिक्किम पहुंचते हैं, जहां भारतीय लोग उनका स्वागत करते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि ये लोग 6400 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो उन्हें हर वो चीज देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत थी और आखिरकार उन्हें वो सुकून मिल जाता है जिसके लिए वो इतने दिनों से लड़ रहे थे। जेनिस अगले 45 साल भारत में बिताता है और जब पोलैंड से कम्युनिस्ट शासन खत्म होता है, तब वो अपने देश लौटता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से होती है। दोनों अब बूढ़े हो चुके थे। उसकी पत्नी उससे माफी मांगती है और जेनिस उसे माफ कर देता है और इतनी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उसे अपनी पत्नी से मिलकर सुकून के पल महसूस होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।